कलिंग का युद्ध। चंड अशोक से धर्म अशोक बनने तक के बीच में केवल एक युद्ध, कलिंग का युद्ध। प्रोफेसर 21 पढ़ा देंगे। कब शुरू हुआ ये युद्ध और कब खत्म हुआ? फिर से यहां पर बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। आफ्टर क्राइस्ट क्या होता है? एनो डोमिनी का कंसेप्ट। ये देखिए, ये है जीसस क्राइस्ट का बर्थ। इससे पहले वाले जो साल होते हैं वो 1 2 3 आपके मैथ्स की नंबर लाइन की तरह चलते हैं, जिन्हें हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और इसके बाद वाला करंट एरा है, एनो डोमिनी वाला एरा है, एडी वाला एरा जिसको बोला जाता है, जो आज का टाइम है, जिसमें हम 2022 में जी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस तरफ जब आप जाएंगे बिफोर क्राइस्ट में तो 261 आएगा, 262 आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो समय था वो कलिंग वॉर का पीरियड है। इट हैपेंड इन द 8th ईयर ऑफ अशोकास कोरोनेशन। उसके राज्याभिषेक के 8वें साल में हुआ था। राज्याभिषेक वो कब हुआ? 268 बिफोर क्राइस्ट। कहाँ हुआ ये युद्ध? कलिंग में। ये तो सारी दुनिया जानती है, मगर कलिंग में कहाँ हुआ ये युद्ध? धौली हिल्स, दया नदी के किनारे। ये लोकेशन आप देख रहे हैं, जो फोटो मैंने यहाँ पर डाली हुई है राइट हैंड साइड पे, देखिए। इस फोटो के अंदर ये जो एरिया है, इसको माना जाता है कि यहीं पर वो युद्ध उस वक्त में हुआ होगा। क्या रिजल्ट निकला? मौर्यास की जीत होती है। टेरिटोरियल चेंजेस क्या है? अब कलिंग भी मौर्यन एम्पायर का एक पार्ट बन गया। तो किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ? ये युद्ध हुआ मौर्यास और कलिंग के बीच में, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है। मगर मौर्यास के लीडर तो अशोक थे, लेकिन कलिंग के लीडर कौन थे? महापद्मनाभा। ये आपको याद करना पड़ेगा। कलिंग क्या आज के ज़माने का ओडिशा और आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट्स जो हैं वो सब कलिंग का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, कलिंग डिड नॉट हैव अ किंग एज इट वॉज कल्चरली रन विदाउट वन। यानी कि वहाँ पर महापद्मनाभा राजा बेसिकली नहीं थे, वो डिसाइडेड लीडर थे कि ये लीड करेंगे उस युद्ध को। वहाँ पर राजा का सिस्टम था नहीं। यही एक अकेली मेजर वॉर है जो अशोका ने लड़ी है अपने राज्याभिषेक के बाद। उससे पहले उन्होंने क्या किया है, जो रिवोल्ट हो जाते थे उनको कंट्रोल में लेकर के आते थे। इस वॉर के बाद अशोक ने कॉन्क्वेस्ट करना मिलिट्री की मदद से तो रोक दिया था। आप सभी को पता है कि वो जो खतरनाक इंसान अशोक था, चंड अशोक था, वो धर्म अशोक में परिवर्तित हो गया इस वॉर में हुई डिस्ट्रक्शन को देख करके। मगर ये मत समझिएगा कि अशोक ने उसके बाद आर्मी रखनी बंद कर दी। इतने बड़े एम्पायर को संभाल के रखने के लिए स्टैंडिंग आर्मी बहुत ज़रूरी थी, और वो आर्मी बना करके रखता था। वो दिल से दयावान बहुत ज़्यादा हो चुका था, मगर उसको ये बात भी क्लियर थी कि अच्छाई भी एक लिमिट तक ठीक है। अगर दूसरे लोग इस अच्छाई को गायब करने की कभी कोशिश करते हैं, आपका एरिया हड़पने की कोशिश करते हैं, तो एक अच्छा राजा चला जाएगा, लोगों को नुकसान होगा। तो बने रहने के लिए तगड़ी आर्मी भी चाहिए। है तो वो अशोक ही, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तब भी धमका के रख देगा लोगों को। और यही डर बना भी हुआ था आसपास के राजाओं में, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वॉर में लगभग 2.5 लाख जिंदगियां गई थी। कलिंग एक बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन था, फलता फूलता क्षेत्र, जहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी पीसफुल थे और काफ़ी स्किल्ड लोग थे, क्योंकि वो हार्बर वाले एरिया, पोर्ट वाले एरिया में रहते थे, तो ट्रेड करा करते थे ईस्ट साइड की कंट्रीज़ के साथ। तो वहाँ पर उन लोगों को बोट वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी। कलिंग का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको उत्कल कहा जाता है। उत्कल, उत्तर से उत लिया गया है और कलिंग से कल, तो उत्कल बन गया। वो लोग ही पहले थे जो नेवी का इस्तेमाल करते थे और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड के लिए गए। कलिंग कंट्रोल किया करता था ईस्ट साइड की कोस्ट लाइन, बे ऑफ बंगाल के रीजन में ट्रेड के लिए। इसी रीज़न से जो कलिंग है वो काफ़ी सारे पोर्ट्स बना पाया, क्योंकि उनके वहाँ पर मेन एरिया है जहाँ से ये पॉसिबल है।
और स्किल्ड नेवी तैयार कर पाया, यानी कि समुद्र के रास्ते से तो उसको हराना पॉसिबल नहीं था। ट्राइबल लोगों का कल्चर था और ब्राह्मणिज्म था वहां पर कलिंग में, और दोनों ही एक साथ बढ़िया से रह रहे थे। कलिंग नंदा एम्पायर के रूल में था। जिस टाइम नंदा एम्पायर का कंट्रोल था उस टाइम तो नंदा बाय डिफॉल्ट वहां के राजा हो गए, बट कलिंग अपने आप में कभी किसी पर्टिकुलर राजा के कंट्रोल में नहीं था। अब मगध के अंदर जो पाटलिपुत्र में नंदा एम्पायर सीट बैठा करता था धनानंद, वो 321 में खत्म हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के आने से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग पे अटैक करके उसको कब्जे में लाने की कोशिश की थी, पर चाणक्य द ग्रेट के बावजूद असफल रहे थे। 13वां रॉक एडिक्ट, अशोक का ये जो 13वां रॉक एडिक्ट है ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है, तो मैं आपके सामने ये पूरा रॉक एडिक्ट लेकर के आया हूँ। बिलवड ऑफ द गॉड्स मतलब प्रियदासी, अशोक के लिए शब्द यूज होता है। इन्होंने कलिंग को अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में कब्जे में ले लिया। 150,000 वर डिपोर्टेड, यानी कि अपने एरिया से बर्खास्त कर दिए गए। 100,000 वर किल्ड एंड मैनी मोर डाइड, अलग अलग रीजन से। युद्ध में डायरेक्ट मौत से ज़्यादा मौत किससे होती है? इन्फेक्शन से होती है। आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उनके कारण भी बनते हैं। कलिंग के बाद जब कलिंग को कॉन्कर कर लिया गया तो अशोक को फील हुआ कि धर्म का रास्ता सबसे बढ़िया है, और ये जो मैंने कांड किया है ये बहुत गलत कर दिया है, और मुझे धर्म फैलाना होगा और पहले अपने अंदर लाना होगा। अब अशोक जो है वो थर्ड पर्सन के रूप में बेसिकली लिख रहा है कि बिलवड ऑफ द गॉड्स इज डीपली पेन्ड बाय द किलिंग। असली में कहना चाह रहा है कि मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है जो किलिंग हुई है, जो लोग मरे हैं, जो घर से बर्खास्त हो गए हैं, अपनी ज़मीन से बर्खास्त हो गए हैं सिर्फ एक टेरिटरी को कॉन्कर करने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा दर्द उन्हें ये है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण की बहुत इज्जत करते थे अशोक। ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत हैं, अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं जो इस कंट्री में एक साथ रहा करते थे, जो अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट किया करते थे, माँ बाप बड़े भाई बहन इन सब की इज्जत करते थे, बिहेव प्रॉपरली किया करते थे, लॉयल थे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने जानकारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने सर्वेंट्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वही इंजर हो गए, वही मर गए, अपने आसपास के रिश्तेदारों से, अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। और जो डायरेक्ट अफेक्ट नहीं हुए वो अपने फ्रेंड्स को, अपने जानकारों को, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को अफेक्ट होता हुआ देख करके दुखी हैं। ये सब युद्ध की वजह से हुआ, और ये दर्द देता है प्रियदासी अशोक को। कोई ऐसी कंट्री नहीं दुनिया में, ग्रीस को छोड़ करके, ये अशोक ने मेंशन किया, जहाँ पर ब्राह्मण और साधु संत ना मिलते हों। अब अशोक का ज़्यादा लेना देना ग्रीस से ही था वैसे तो, और वहाँ पर ये सिस्टम था नहीं, तो उसको लगता है दुनिया में शायद ग्रीस वाले ही ऐसे हैं जिनके यहाँ साधु संत वगैरह नहीं होते, बाकी सब जगह होते ही होंगे। तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर ये सब ना हो, जहाँ पर लोग कई सारे रिलीजन में ना हों और एक साथ मिलजुल करके ना रह रहे हों। इसलिए जो किलिंग है, लोगों का मरना है, उनको हटा देना है, चाहे जितना हुआ है उसका 100th या उसका 1000th या कुछ भी, कितना भी छोटे से छोटा भी जो हिस्सा जो है वो दर्द ही देगा अशोक को। तो अब अशोक का मानना है कि जो गलत भी करते हैं उनको अगर माफी दी जा सकती है तो माफ कर दीजिए। फिर आगे इसमें लिखा गया है कि जंगल के लोग जो मेरे क्षेत्र में रहते हैं उनको सही से सिखाना होगा, उनको अच्छे से एक्ट करने के लिए बताना होगा, उनको अपने धर्म को मैं उन तक पहुंचाऊंगा, उनको सिखाऊंगा। उनको ये भी बताया जाएगा कि जो अशोक है उनके पास पावर है आपको पनिश करने की, अगर आप नहीं मानते हो और गलत काम करते हो, और अगर कोई गलत करता है तो वो अशेम फील करे। जान से नहीं मारा जाएगा मगर उसको सज़ा दी जाएगी, सिखाया जाएगा और सुधारा जाएगा। नॉन इंजरी को, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं अशोक, और सभी बीइंग्स को एक ही नज़र से देखा जाए, पार्शियल नज़रों से ना देखा जाए, भेदभाव ना किया जाए। जहाँ कोई गलत हो वहाँ पर भी भेदभाव करके उसको पनिश ना किया जाए, बल्कि सही तरीके से सही राह पे लाने की कोशिश की जाए। अब धर्म के ज़रिए अशोक जो हैं कॉन्क्वेस्ट करना चाहेंगे,
और जितने भी बॉर्डर्स वगैरह हैं हर जगह धर्म ही फैलाया जाएगा, 600 योजन दूर दूर तक। जहाँ पर एंटियोकस ग्रीस में रूल करते हैं, जहाँ पर टोलेमी, एंटिगोनोस, मागस, अलेक्जेंडर रूल करते हैं, हर जगह चोला, पांड्या, तम्रपानी, हर दिशा में मैं धर्म फैला दूंगा। कंबोज, नाभाक्स, नाभापमकित्स, भोज, पितिनिका, आंध्रा, पालीदास, सारे इलाके ही बता दिए अशोक ने, जहां हर जगह ही लोग अशोक का फैलाए हुए धर्म को मानते हैं। और अशोक एनवॉयज इंस्ट्रक्शंस इन धर्म गिवन बाय बिलवड ऑफ द गॉड्स। एक लाइन यहां मिस हो गई। अशोक एनवॉयज हैव नॉट बीन these people too, having heard of the practice of dham and the ordinances and instructions in dham given by beloved of the gods, are following it and will continue to do so। जहां पर अशोक के एनवॉइस नहीं पहुंचा सके अपने धर्म की इंस्ट्रक्शन, वहां पर भी लोग फॉलो कर रहे हैं और करते ही जाएंगे। ये कॉन्क्वेस्ट मेरा धर्म के जरिए लोगों को एक करने का और मिलाने का चलता ही जाएगा। और ये मुझे बहुत खुशी देता है कि सिर्फ धर्म से ही ये खुशी मिल सकती है जब मैं एरिया को कॉन्कर करूं। लेकिन ये जो जॉय है, ये जो खुशी मुझे मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि इन चीज़ों से जो आपको फल मिलेगा वो आने वाले जन्मों में मिलेगा। मैं ये धर्म के एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, इनको लिखवा रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, ताकि मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो पोते हैं, वो आगे मिलिट्री का यूज़ ना करें, बट कि धर्म के ज़रिए ही एरियाज़ को कंट्रोल में लें, अगर लें तो। और अगर ज़रूरत पड़ती है कहीं हार्श पनिशमेंट देने की, तो वहाँ लाइट पनिशमेंट ही दी जाए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अशोक यहाँ पर भी कंप्लीटली ये चीज़ मेंशन नहीं करते कि कंप्लीटली वॉर को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो इतने प्रैक्टिकल भी हैं कि वहाँ पर वॉर करी जा सकती है। कलिंग को अपने कब्जे में लेने के बाद अशोक ने मिलिट्री एक्सपेंशन तो रोक दिया था, और अगले 40 साल तक कोई भी युद्ध वगैरह नहीं हुआ था। पीस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, यही सब हुआ। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये 1881 की फ़ोटो है, कांदाहार अफ़गानिस्तान वाले इलाकों में, जहाँ पर ग्रीक इंस्क्रिप्शन मिला, ज़ोरशार जिसको कहा जाता है। इसके अंदर से, ये तो अभी बहुत रफ फॉर्म में है, इसके बाद उनको निकाल करके अलग अलग जगह, बहुत जगह जहाँ पर भी मिले हैं, भेज दिया गया। जो गिरनार का इंस्क्रिप्शन है उसमें तो सभी एडिक्ट्स का हिसाब किताब एक ही में लिखा हुआ है। क्लास आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फैलाइए इसको, ताकि मैं आपके लिए लगातार एक के बाद एक वीडियोस ला सकूं। समझ गए? शाबाश।